Good evening. We were discussing the various aspects that define life. And I think our last lecture was on Friday, Saturday, Sunday, and दो दिन का gap हुआ है बीच में. But today again when we are meeting, as we are discussing through various subtopics that come under the chapter of the living world, एक बार लाइफ डिफाइन हो गया तो हमारे ऑब्जर्वेशन में ऐसे आया कि इस दुनिया में बहुत सारा लाइफ प्रेजेंट है. ऑन द कॉन्ट्री कहीं तो भी ऐसा बताया गया है, मैंने शायद इससे पहले भी ये मेंशन किया है कि ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन different types of living organisms are present on this land, and it's not easy to study all of them at one time. इसलिए इनका प्रॉपर ग्रुप बनाकर उनको स्टडी किया गया. इस ग्रुप बनाकर स्टडी करने की जो प्रक्रिया है इसको क्लासिफिकेशन की. मैंने शायद आपको इससे पहले ये एग्जांपल बताया होगा, मैं फिर से दोहराता हूं कि आप अगर किसी स्कूल में, उस स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स अभी ग्राउंड पे हैं, लेकिन आप जिस टाइम पे गए हैं तब उस स्कूल का, उन स्टूडेंट्स का ब्रेक चल रहा है, शायद लंच ब्रेक चल रहा है. तो 1000 स्टूडेंट हमें उनके प्लेग्राउंड पे दिख रहे हैं, लेकिन वो 1000 के स्टूडेंट, सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है वो अपने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग काम कर रहे हैं. कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई खेल रहा है, कोई यहाँ से वहां भाग रहा है, कोई ग्रुप सिर्फ चुपचाप बैठ के अपने एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं. कुछ लोग ऐसे जो इक्का दुक्का एक दूसरे के साथ अकेले घूम रहे हैं. 1000 स्टूडेंट है आपके सामने, इट्स अ ह्यूज नंबर. लेकिन इतना बड़ा नंबर देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके सामने जो डेटा रखा गया है वो ऐसा वेल मैनेज्ड डेटा नहीं है. उसको ठीक तरह से इकट्ठा किया गया हुआ डेटा नहीं है. तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे दिन फिर से आ रहे हैं उसी स्कूल में, आप दूसरे दिन फिर से उसी प्लेग्राउंड को, उन्हीं स्टूडेंट्स को देखने के लिए, मिलने के लिए आप वापस आ रहे हैं. लेकिन इस बार instead of coming after 11 o'clock during their lunch break, instead of coming during their lunch break, you are coming early morning 7:30. वही प्लेग्राउंड है, वही स्कूल है, वही 1000 स्टूडेंट्स है. लेकिन इस बार जब ये बच्चे उस प्लेग्राउंड पे खड़े हैं, वो असेंबली के लिए, अपने रेगुलर प्रेयर्स के लिए खड़े हैं. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, लंच ब्रेक में जिस प्रकार का इनका अरेंजमेंट रहता है उसमें ऑर्डर नहीं रहता. नाउ व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. बच्चे उतने ही है, देखिए अभी भी 1000 ही बच्चे. लेकिन अभी आप जब उनको देखते तो आपको एक समझ में आता है कि अरे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर सब बॉयज है, मेरे राइट हैंड साइड पर सब गर्ल्स है. इन जनरल जब मैं 1000 बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि ये स्कूल में गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, बॉयज की संख्या थोड़ी कम है. शायद 60-40 ऐसा अंदाजा आ रहा है. एक्यूरेट नहीं होगा लेकिन उतना समझ में तो आ रहा है. फिर मैं काउंट करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि अच्छा ये स्टैंडर्ड फर्स्ट है, ये स्टैंडर्ड सेकंड है, ये फिफ्थ है, ये स्टैंडर्ड 10th है. ये क्या किया, देखिए कल भी 1000 बच्चे थे, आज भी 1000 बच्चे, लेकिन आज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू गेन बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्राउड, just because that crowd has been better arranged in a proper orderly manner. This is called as classification. And when classification is been done, classification is done considering certain दो words बताना. Classification is done considering certain similarities and certain, ये दोनों चीजें कंसीडर की जाती है क्लासिफिकेशन करते टाइम. ग्रुप बनाते टाइम ये दोनों चीजें
कंसिडर की जाती है। जैसे आप 1000 स्टूडेंट्स की तरफ देख रहे हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या है 1000 बच्चों में कि ये सब एक ही स्कूल के बच्चे, ये सिमिलैरिटी होगा। देखिए उनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि बॉयज इधर है गर्ल्स इधर, हो गया ये डिफरेंस। दूसरी बात, सिमिलैरिटी मुझे दिख रहा है कि मैं 3 रोज देख रहा हूं, ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। मुझे बताया गया है कि ये तीनों रोज जो है ये स्टैंडर्ड 7 के, इन तीनों रोज में सिमिलैरिटी क्या है कि ये तीनों रोज स्टैंडर्ड 7 के, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि ये 7A 7B और 7C, सिमिलैरिटी है एक ही स्टैंडर्ड है, डिफरेंस ये कि अलग अलग डिविजन है। आर यू गेटिंग दिस? फिर मैं एक ही रो की तरफ देख रहा हूं, मैं 7C की तरफ देख रहा हूं, इस एक रो में जितने भी बच्चे खड़े हैं उनमें सिमिलरिटी क्या है, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम स्टैंडर्ड एंड द सेम डिवीजन, स्टैंडर्ड 7 डिवीजन सी। लेकिन उनमें भी डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, सबसे आगे का बच्चा और सबसे पीछे का बच्चा, ये जो अरेंजमेंट है ये असेंडिंग है अकॉर्डिंग टू द हाइट, सबसे कम हाइट वाला सबसे आगे, सबसे ऊंचा हाइट वाला सबसे पीछे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो क्लासिफिकेशन, मैं आपको यही बताना चाहता हूं 1000 बच्चों का स्टडी करना आसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू क्लासिफाई देम डिपेंडिंग ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब जाके आपको उन ग्रुप्स का स्टडी करना और उनके इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी करना आसान हो जाएगा। बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, उनका एकदम स्टडी हम एक एक करके नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें जो कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ रहे हैं उनमें हम कुछ तो भी सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं। क्या सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं, अरे ये सब फिशेस है, ये सब एक्वाटिक फिशेस, तो इनका एक सेपरेट ग्रुप है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम उन फिशेस का, उन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का, उन एक्वाटिक फिशेस का, हम फिर ये सिमिलरिटी क्या हो गया कि वो सभी फिशेस है, हम उनका स्टडी करना, एक एक फिश का स्टडी करते करते पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। इसलिए हम वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी देम एज इंडिविजुअल्स, वी आर गोइंग टू स्टडी देम एज अ ग्रुप। दैट इज द आइडिया बिहाइंड क्लासिफिकेशन, दैट इज द आइडिया बिहाइंड, आर यू गेटिंग दिस? Almost 2 million 20 lakh different species of plants, animals, etc., etc., fungi, etc., etc. इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी, समझ रहे हैं? ओके, इसलिए उनका ग्रुप बनाकर स्टडी करना ज्यादा आसान है। प्लीज राइट डाउन सिस्टमैटिक्स, प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड सिस्टमैटिक्स। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, लिखिए systematics deals with systematic deals with the diversity of organisms. Systematics deals with the diversity of organisms along with their THEIR, along with their, along with their, उनको एक दूसरे से कंपेयर करके, along with their comparative and evolutionary relationship, along with their comparative and evolutionary relationship. Systematics deals with the diversity of organisms, diversity of organisms along with their comparative and evolutionary relationships. यानी आप जब उनको ग्रुप में डाल रहे हैं, तो आप उनको किसी ग्रुप में डालते टाइम आप एक तो उस ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट बाकी के ऑर्गेनिजम्स के साथ आप उनको कंपेयर करें, कंपेयर करके फिर आप डिसाइड करें कि अरे इसको इस ग्रुप में रख सकते हैं। ओके, यानी उसमें सिमिलरिटी चाहिए, प्लस सिमिलरिटी सिर्फ मॉर्फोलॉजी में ही नहीं चाहिए, सिमिलरिटी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में भी चाहिए। इसका मतलब कहीं तो भी ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो आपने एक ग्रुप में डाले हैं, किसी जमाने में लॉन्ग लॉन्ग है, 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले, शायद इन सबके एंसेस्टर्स एक ही,
जैसे आज हम मैन और मंकी दोनों को एक ही ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि जब हम उनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी उनकी फिजिकल चीजें एक जैसी दिखती है, बट एट द सेम टाइम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमको पता है कि अरे इनका डीएनए अगर चेक किया तो इन दोनों के डीएनए काफी हद तक सिमिलर है। इसका मतलब कहीं तो भी दे हैव कम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। आर यू गेटिंग दिस? ओके। एंड यही क्लासिफिकेशन करते करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सिखाई गई है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहते हैं इसको? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हम जब ग्रुप कर रहे हैं, देखिए जैसे कभी कभी इंटर सिटी कॉम्पिटिशन होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं। आपको पता होगा स्पोर्ट्स इवेंट में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, यानी जैसा नागपुर में अगर इंटर स्कूल है तो नागपुर में प्रेजेंट सभी स्कूल्स को एक साथ लाया जाए। समझ रहे हैं आप? अभी वहां पे डिविजन बहुत अलग अलग रहते हैं। जैसे ये सभी स्कूल एक साथ आ गए, लेकिन उन 10 अलग अलग स्कूल से, उन 10 स्कूल्स के 10 अलग अलग ग्रुप्स। एक ग्रुप फुटबॉल की तरफ है, दूसरा ग्रुप बास्केटबॉल की तरफ है, तीसरा ग्रुप हॉकी की तरफ है, चौथा कोई ग्रुप खो खो या कबड्डी की तरफ है। सिमिलैरिटीज देखिए, डिफरेंसेस देखिए। उसमें फिर मेन का इवेंट अलग है, विमेन का इवेंट अलग है, यानी बॉयज और गर्ल्स का इवेंट अलग है। सिमिलैरिटीज देखिए, डिफरेंसेस देखिए। देयर आर ऑलवेज सिमिलैरिटीज एंड देयर आर ऑलवेज डिफरेंसेस। यानी आप जिस स्कूल में हैं, आपके स्कूल वहां पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है, आप 50 बच्चे एक साथ गए, सिमिलैरिटी क्या है? ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द सेम स्कूल, ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग द सेम स्कूल। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा है कि उसमें कुछ बॉयज है, कुछ गर्ल्स है। डिफरेंस ऐसा है कि उसमें कुछ 7th स्टैंडर्ड के, कुछ 9th स्टैंडर्ड के, कुछ 10th स्टैंडर्ड के। डिफरेंस ऐसा है कि वो अलग अलग डिविजन्स के। डिफरेंस ऐसा है कि कोई फुटबॉल के लिए रिप्रेजेंट करने आया है, कोई हॉकी के लिए आया है, कोई खो खो के लिए आया है। तो विद इन वन ग्रुप आल्सो देयर कैन बी मल्टीपल कंपार्टमेंट्स। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमें यही बताया गया है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन मल्टीपल लेवल्स पे। मैं बार बार एक एग्जांपल बताता रहता हूं कि जैसे आप किसी को एड्रेस दे रहे हैं, तो एड्रेस जब लिखा जाता है, मल्टीपल लेवल का इंफॉर्मेशन उसमें लिखा जाता है। मैंने लास्ट मंडे, मेरे एक दोस्त थे यूरोप में, उनको मैंने एक बुक भेजा। तो मैंने क्या, सिर्फ आपको ऐसा लगता है क्या कि मैंने उनके कंट्री का नाम लिख दिया और वो बुक पहुंच गए उनके पास? ऐसा नहीं। मुझे क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन जैसा देना पड़ता है। पहले तो आप उनका नाम लिखते हैं, फिर वो किस इंस्टीट्यूट में है, आप उस इंस्टीट्यूट में मौजूद उनके डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं। ये सेकंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। थर्ड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वो डिपार्टमेंट जहां पे है, जैसा डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री होगा, तो जिस डिपार्टमेंट की बात चल रही है वो डिपार्टमेंट कौन से कॉलेज में है, वो तीसरे लेवल का इंफॉर्मेशन होगा। वो कॉलेज किस एरिया में है, ये चौथे लेवल का इंफॉर्मेशन है। वो एरिया किस कॉलोनी में आता है, ये पांचवें लेवल का इंफॉर्मेशन है। वो कॉलोनी किस सिटी में आता है, ये छठे लेवल का इंफॉर्मेशन है। वो सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, दैट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन। दैट डिस्ट्रिक्ट कम्स इन विच स्टेट, दैट इज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। दैट स्टेट कम्स अंडर विच कंट्री, और उस स्टेट का जिप कोड क्या है। देखिए कितने ऑलमोस्ट 7 से 8 लेवल पर एक ही एड्रेस को 8 अलग अलग लेवल्स पे डिफाइन करना। वैसे ही जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल लेवल्स पे क्लासिफाई करना पड़ता है। हर एक लेवल को, हर एक स्टेप को टैक्सॉन कहते हैं। TAXON, टैक्सॉन, क्योंकि ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। ईच स्टेप, ईच लेवल इज कॉल्ड एज टैक्सॉन। और इसमें शुरुआत जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे, उसका जब क्लासिफिकेशन शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे सामने 10 स्टूडेंट है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला क्लासिफिकेशन है उनका स्कूल कौन सा। तो अभी एक ही स्कूल के 4 बच्चे होंगे, लेकिन वो चारों चार अलग अलग क्लासेस के, चार अलग अलग डिवीजन के, ये बात बाद में हमें मेंशन करनी है।
पहले हम क्या बोलेंगे, चलो एक एक स्कूल के एक साइड आ जाओ। हम ऐसा नहीं कह रहे स्टैंडर्ड 10 के सब एक साथ आ जाओ, अभी स्टैंडर्ड 10 के अलग अलग स्कूल के टाइम स्टैंडर्ड 10 के एक साथ आ जाओ, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उससे कहते हैं किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइनम। फाइलम के बाद आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फॉलोड बाय फैमिली, फॉलोड बाय जीनस, फॉलोड बाय। कैसे हो गया? ये उल्टा है एक्चुअली। आप पहले कंट्री का नाम बता रहे, फिर आप सिटी का नाम बता रहे, फिर आप जिप कोड बता रहे, ओके, फिर एरिया का नाम बता रहे, कॉलोनी का नाम बता रहे, बिल्डिंग का नाम बता रहे, और फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर। ये एक्चुअली उल्टा है, फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसमें और एक इंफॉर्मेशन ऐसा है, फाइलम, आप किसी ऑर्गेनिज्म का फाइलम तभी बताते हैं अगर वो एनिमल किंगडम का होगा, या अगर वो एनिमल होगा। अगर वो प्लांट है तो आप फाइलम में यूज करते हैं, आप यूज करते हैं for plants you don't use the word phylum, you use the word division. Are you getting this? Okay, ये एकदम 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 बाय हार्ट करना पड़ता है। आप चाहे यहाँ नीट के लिए बैठे हुए हो, सीईटी के लिए बैठे हुए हो, या रेगुलर जस्ट सर हमको तो यही करना है, हमने जस्ट बायो लेके रखा है, हमको कुछ टेंशन नहीं है बायो का, ऐसे भी अगर स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे तो भी आपको ये बाय हार्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि कॉलेज लेवल से नीट लेवल तक हर जगह पे ये सीक्वेंस पूछा जाता है। प्लीज राइट दिस डाउन। अभी इसमें आपको और एक बात पता रहनी चाहिए, जैसे हम फाइलम की बात कर रहे हैं, हायर लेवल पे हमें ये बताया जाता है, अभी नहीं, 11th में नहीं, 12th में नहीं, इससे आगे अगर आपको कभी टैक्सोनॉमी का स्टडी करना पड़ा तो हमें ये बताया जाता है कि फाइलम में भी सब फाइलम रहता है, डिवीजन में सब डिवीजन रहता है, क्लास में सुपर क्लास रहता है, ऑर्डर में सब ऑर्डर रहता है, फैमिली में सुपर फैमिली रहता है, जीनस और स्पीशीज, स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज भी रहता है, यानी विद इन दोज टैक्सॉन देयर आर स्टिल स्मॉलर स्मॉलर सब यूनिट्स।
यहाँ पे पता नहीं रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन कल अगर आप कोई और दूसरा बुक पढ़ रहे हैं और वहां पे सडनली अगर सब क्लास आया, सब ऑर्डर आया, तो आपने गड़बड़ा नहीं जाना चाहिए, यार सर ने तो बताया नहीं, क्योंकि आपके लेवल पे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि अगर कोई चीज आपको दूसरे बुक में मिल रही है, मैंने नहीं बताया, एनसीईआरटी नहीं बता रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। ओके, फिर सवाल ऐसा नहीं आना चाहिए, अरे इसमें तो दिया है, हमको क्यों नहीं पता है। यू डोंट नीड इट एट योर। आर यू गेटिंग दिस? ओके। एक लाइन छोड़िए और लिखिए, प्लीज लीव अ लाइन एंड राइट डाउन। द taxonomic classification of modern man. किसका? taxonomical classification of modern man. modern man यानी आज का इंसान, आपकी बात चल रही है। modern man is as follows, is as follows। देखिए अभी मुझे लिखने दीजिए पहले। हमारा किंगडम जो है, वी ऑल बिलोंग टू द किंगडम ऑफ एनिमेलिया, आपको पता होना चाहिए। हमारा जो फाइलम है, वी बिलोंग टू द फाइलम व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्डेटा। ऑर्डेटा क्यों? क्योंकि आपके पास और मेरे पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ दीस स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ नोटोकॉर्ड। मुझे अभी बात नहीं करना है इनके बारे में, आराम से आगे पूरा चैप्टर देखना है नोटोकॉर्ड। ओके, then you and I, we belong to the class of mammalia because we are having presence of mammary glands to feed the young ones. We belong to the order Primata. We belong to the family Hominoidae। हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। इसमें होमो इज द जेनेरिक नेम, सेपियंस इज द स्पीशीज नेम। और बाकी कहीं भी अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम को अंडरलाइन करना है। जीनस नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, एवरीथिंग एल्स इज स्मॉल। स्पीशीज नेम इज ऑलवेज। ये किसका एड्रेस है? ये हमारा, आपका और मेरा साइंटिफिक एड्रेस है। हमारा नाम सबसे लास्ट लिखा हुआ है, हमारा साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। Are you getting this? And this is our actual identity। हमारा जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, हम इस देश में हैं, हम इस स्टेट में हैं, हम इस डिस्ट्रिक्ट में हैं, हम इस कॉलोनी में रहते हैं, ये इस प्रकार से ये बताया। Are you getting this? ठीक है, हमने अभी लिखा the taxonomic classification of modern man is as follows। ये सब लिखना है, किंगडम एनिमल, फाइनल ऑर्डर, क्लास। और ये देखिए, ये डॉट सब एक के नीचे एक ही आने चाहिए, थोड़ा प्रॉपर दिखना चाहिए। प्लीज फिनिश दिस। सार्थक जी, तेरा सवाल क्या है? टाइप कर दे बेटा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है अभी, वो तुमने टाइप नहीं है।
आप में से जिन लोगों ने एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लिया होगा, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं पेज नंबर 10, 11, 12 ऐसा कहीं तो भी, ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, कहीं तो भी पेज नंबर 10 या 11 पे कहीं तो भी ह्यूमन बीइंग का और इसके अलावा और दो तीन अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स का डिटेल में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। आई बात ध्यान में, यू विल हैव टू बाय हार्ट। दैट इज करेक्ट, गैंग्लियंस पेयर में नहीं रहते, बराबर है। मैं वो सवाल देखता हूँ, शायद गलत सवाल प्रिंट हुआ होगा, लेट मी सी द क्वेश्चन, और अगर वो सवाल गलत होगा तो आपको बोनस मार्क मिल जाएंगे, डोंट वरी। अभी हम इतने सालों से एक साथ है, लेकिन फिर भी युगल का सवाल है सर, विच टेक्स्ट बुक? बेटा एनसीईआरटी। चलिए हो गया। यस, ब्लैटा इज अ कॉकरोच। आपके पास अगर एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, देखिए मैंने जो वो क्वेश्चन पेपर मैंने खुद बनाया था, और वो प्योरली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से बनाया था। अभी अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं और अगर आपका एक्सक्यूज ये है कि सर हमारे पास अब तक एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक नहीं है, तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, दैट इज जस्ट नॉट माय प्रॉब्लम। आप और मैं ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीने से एक साथ है, और मैं 1.5 महीने से आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक अभी तक आना चाहिए। चलिए, आर यू डन विद दिस? चलिए निकाल दूं क्या मैं ये? शुड आई इरेज इट? एक लाइन छोड़ के लिखिए प्लीज। प्लीज लीव वन लाइन एंड राइट डाउन द डिटेल्ड, ईडी लगाना है लास्ट में, ओके, डिटेल्ड sequence of classification, the detailed sequence of classification of living organisms, of living organisms is as follows, is as follows। अभी ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये कहीं भी नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब ऑर्गेनिज्म को आपको क्लासिफाई करना है, तो सिर्फ ये 6-7 स्टेप में नहीं क्लासिफाई कर सकते, बहुत डिटेल में बताना पड़ता है। तो मैं अभी जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको कहीं भी नहीं पूछने वाले,
लेकिन जस्ट नीट का हमारा टारगेट है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता। ओके, यू कैन राइट दिस इमीडिएटली। शुरुआत जो होती है एक्चुअली डोमेन से होती है। डोमेन के बाद आता है किंगडम। आर यू गेटिंग दिस? ओके, एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से। किंगडम के बाद आता है फाइलम, नहीं तो फिर डिवीजन। ये बाकी की काफी सारी चीजें तो आपको पता है। डिवीजन के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ये तो ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस है जो इससे पहले हमने देखा था। फैमिली के बाद आता है ट्राइब, ये नया है हमारे लिए। ट्राइब के बाद आता है जीनस, हमें ये पता है। जीनस के बाद एक्चुअली आता है सीरीज। सीरीज के बाद आता है स्पीशीज, और स्पीशीज के बाद आता है, ये हनुमान जी की पूछ की तरह बढ़ते ही जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। ये मत लिखिए, ये मत लिखिए, आप इधर ही रखिए, जस्ट राइट दिस नाउ। एक्चुअल ऑर्डर जो है, डिटेल्ड ऑर्डर जो है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का, वो इस प्रकार से। चलिए, हो गया क्या? जब ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ओके, जैसे जनरली एक रूल ऐसा है, आप लिखिए मत, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा ना, पहले समझ लीजिए। जनरली क्या होता है कि जब किसी के ऑर्डर का नाम लिखा जाता है, ओके, तो ऑर्डर का नाम लिखते टाइम जनरली आई एम टॉकिंग प्लांट्स, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स। The order name of plants generally ends with ALES. ALES. ये जनरल रूल है। सिमिलरली फैमिली नेम जब लिखा जाता है, तो फैमिली नेम में अगर वो एनिमल का है,
तो इट जनरली एंड्स विद DAE। आपने अभी ह्यूमंस का लिखा, देखिए फैमिली नेम था होमिनोइडी। ओके, फैमिली नेम क्या था, होमिनोइडी। तो वो एंड देखिए उसका, एनिमल का फैमिली नेम जनरली DAE से खत्म होता है, और प्लांट्स का फैमिली नेम जो है वो जनरली EAE, या टू बी मोर स्पेसिफिक CEAE, ऐसा खत्म होगा। एक्चुअली सी ऐड करना थोड़ा गलत रहेगा, EAE लिखना ही रखें, क्योंकि सभी फैमिली नेम पार्ट्स में CEAE ऐसे खत्म होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन EAE ऐसा 100%। ओके, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं, लिख लीजिए प्लीज, राइट डाउन। The family name of animals. The family name of animals generally ends with, yes, generally ends with dash DAE, और सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है। डैश DAE, यानी इससे पहले नाम आएगा होमिनॉइड, ये इससे पहले आया, और उसके बाद आया डी, होमिनॉइडी। ओके, नेक्स्ट लाइन, फॉर प्लांट्स, फॉर प्लांट्स कॉमा, कॉमा देना है उसके बाद, फॉर प्लांट्स कॉमा, द फैमिली नेम जनरली एंड्स विथ, द फैमिली नेम generally ends with EAE. The family name generally ends with EAE. के बाद आज के लिए लास्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे इसके, ओके, लास्ट स्टेटमेंट फॉर डे। इन प्लांट्स, द ऑर्डर the order often ends with, the order often ends with ALES, ales. Order often ends with ales. इस पर सवाल कैसे आते देखिए, जैसे आपको किसी ने ये नाम दे दिया है, क्वेश्चन में ये नाम दे दिया है, और उन्होंने पूछा है कि ये प्लांट का एक टैक्सॉन है, तो आपने बताना है ये किस प्रकार का टैक्सॉन है, ये ऑर्डर है क्या, ये फैमिली है क्या, ये जीनस है क्या, ये फाइलम है क्या, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो अभी आपने तो ये पहली बार सुना है ना, लेकिन आपको ये पता है कि अरे अगर वो ALES से खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो 100% ऑर्डर में है। कौन सा प्लांट है मुझे नहीं पता, ओके, हमको कुछ लेना भी नहीं है उसका, लेकिन हमको ये पता लगना चाहिए कि when it is ending with this 100% it is representing the order। Are you getting this? Okay, ठीक है, ओके। तो एनीवे मुझे लगता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने अब तक बात नहीं किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में
our topic of discussion will be binomial nomenclature. ठीक है? Okay, we'll stop here then. Thank you very much.